हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन पर। तो बेटा अभी तक हम लोग बात कर चुके थे क्लास 12th की फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो बात की जरूरत है वो है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये वाला पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं आप पुरानी वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 आवर्स के अंदर सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। आप उसको देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कोई भी मैग्नेट ली हम लोगों ने, जैसे ये नॉर्थ और ये वाला कौन सा है, साउथ पोल, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। इस बार मैग्नेट के आसपास अगर मैं कोई मैग्नेटिक नीडल लाकर रखूं ना, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ये फोर्स जहां तक लगे उसके ऊपर, उस वाली जगह को, उस वाली फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर वेयर अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस द फोर्स। किसी भी करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट के आसपास वो वाली जगह जहां पर दूसरी मैग्नेट को क्या लगे, फोर्स लगे। अब दूसरी बात हम लोगों ने क्या करी, यहां पर एक चीज बोला कि करंट कैरिंग वायर। क्या करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी क्या? आंसर है यस। ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज प्रूव करे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी उसके करंट कैरिंग वायर के पास जैसे ही मैं मैग्नेटिक नीडल रखूंगा ना, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये नीडल ऐसे बेंड हो जाएगी, जैसे ऐसे रखी थी अपन ने, है ना। सपोज ये ओरिएंटेशन ऐसी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन के अंदर की तरफ, यानी इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी। किधर करेगी, तो वो करंट की डायरेक्शन, जिधर करंट है ना, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और वहां पर हम लोग फिंगर्स रखेंगे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, जिधर उंगलियां कर्ल कर सकती हैं। उंगलियां किधर कर्ल करेंगी, अंदर की तरफ। यानी जो नीडल है, ये सपोज हम लोगों ने ऐसे रखी हुई थी, यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है, ये नीडल जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्ट होकर इस शेप के अंदर आ जाएगी, अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए। अब करंट कैरिंग वायर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ये वाली चीज हम लोगों को यहां से क्लियर हुई। अब उसके बाद कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको बताने के लिए बायो सावर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उन्होंने कुछ रिजल्ट दिए। किसने बच्चा, बायो सावर्ट ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बायो सावर्ट लॉ ये क्या कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, उस करंट कैरिंग वायर की वजह से कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करंट की डायरेक्शन में छोटा सा एक एलिमेंट लिया, डीएल। ठीक है, और उस छोटे से एलिमेंट के सेंटर से, जो करंट एलिमेंट लिया हम लोगों ने, उसके सेंटर से उस वाले पॉइंट तक एक वेक्टर बना दिया जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी। सपोज आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी इस वाले पॉइंट पी पर, तो ये वाला वेक्टर कौन सा कहलाएगा बच्चा, आर वेक्टर। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई वो कितनी थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, करंट के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, साइन थीटा के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, डीएल के। तो मैं एक काम करता हूं, इसको इकट्ठा लिख देता हूं, क्या, आई डीएल साइन थीटा। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी। जितनी आपने लेंथ चूज करी है वायर की, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जितना थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल, डीएल और आर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल कौन सा होगा, थीटा। ये क्या आया, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस छोटी सी वायर की वजह से, छोटी सी जो डीएल लेंथ ली। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बच्चा, आर स्क्वायर के। तो ये जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपका नेट छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस छोटी सी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो आप लोगों ने चूज करी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चा, वो कितनी होती है, 10 टू पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 टू पावर -7। आई क्या है, करंट। डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट। थीटा क्या है, डीएल और आर के बीच का एंगल। आर क्या है, उस डीएल से वहां तक की डिस्टेंस जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी। बट हम लोग इसके बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म के अंदर याद रखना अच्छा रहता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वेक्टर फॉर्म के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। आप ये वाला रिजल्ट याद रखिए। ठीक है, ये चीजें तो एक्सप्लेन करने के लिए थी, आपको याद ये रखना है।
छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। सबसे पहली बात कि डीएल किधर लेना है, डीएल करंट की डायरेक्शन में लेना है, और आर डीएल के सेंटर से वहां तक का वेक्टर है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, अब अगली बात कि यहां पर हम लोग डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, किसकी डायरेक्शन, छोटे से मैग्नेटिक फील्ड की। देखो डीएल क्रॉस आर आ रहा है, हाँ, और जैसे हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी को हम लोग कितना लिखते हैं बच्चा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को लिखते थे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या था, यहां पर डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन एन कैप जो है वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात आपको पहले वाले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है। इस वाले केस में ए की जगह क्या है हमारे पास, डीएल, तो डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रखोगे, हथेली यानी पाम दूसरे वाले वेक्टर को देखती होनी चाहिए, और दूसरा वाला वेक्टर ये वाला है, क्या ये हथेली दूसरे वाले वेक्टर को देख पा रही है, आंसर है नहीं। अब देख पा रही है क्या, नहीं। आप रोटेट करके इसको ऐसे लेकर आइए, क्या फिंगर्स डीएल की डायरेक्शन में है, बिल्कुल। क्या हथेली आर वेक्टर को देख पा रही है, बिल्कुल देख पा रही है। चल के देखो, सही चले तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इनवर्ड। ये डायरेक्शन देखने का तरीका है। ठीक है, पहले वाले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स, और हथेली किसकी तरफ होनी चाहिए, सेकंड वाले वेक्टर की तरफ। अब आपका जो थंब होगा ना वो उनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, अब अगली बात, जैसे ही मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, डीबी यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म को हटा रहा हूं मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा। क्यों डीएल आर साइन थीटा क्यों करा, क्योंकि ए क्रॉस बी कितना होता है बच्चा, ए बी साइन थीटा। तो ए कितना है, डीएल आर क्या है, बी के बराबर ए बी साइन थीटा डिवाइड बाय कितना, आर क्यूब। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर नीचे कितना निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर। यही रिजल्ट आपका वापस से बन के रेडी हो गया। लेकिन आपको याद ये रखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं, डीबी कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ठीक है, चलिए डायरेक्शन आप देख चुके, डायरेक्शन क्या करते थे, इसकी डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स और आर की तरफ आपकी हथेली होनी चाहिए। अब थंब जो डायरेक्शन देगा वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरा एक और तरीका है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए, उसके लिए आपको राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और उंगलियों को वहां खोलना है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अब उंगलियां किधर कर्ल होंगी, अगर आप कर्ल करना चाहोगे तो अंदर ही कर्ल हो पाएंगी। आप ऐसा तो है नहीं कि इसको ऐसे घुमा सकते हो, कर्ल किधर होंगी, अंदर। तो अंदर जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी ना वो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए, अब उसके बाद इस बायो सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है कि कोई करंट कैरिंग लूप है हमारे पास, ये कोई करंट कैरिंग क्या है बच्चा, लूप। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, आर रेडियस है इसका, या फिर अब रेडियस ले लिया हम लोगों ने। अब सबसे पहली बात कि इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो क्या करेंगे, बायो सावर्ट ने क्या बोला कि करंट की डायरेक्शन में छोटा सा एक एलिमेंट लेना है, किसकी डायरेक्शन में लेना है, करंट की डायरेक्शन में, जिसको क्या बोल दिया, डीएल। ठीक है, दूसरा क्या था, उस डीएल के सेंटर से, उस डीएल के सेंटर से उस वाले पॉइंट तक एक वेक्टर बनाना है जहां पर आपको क्या बताना था, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसके सेंटर से यहां पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना था वहां के लिए एक वेक्टर बना दिया, और उस वेक्टर को आपने क्या बोल दिया, आर वेक्टर। ठीक है, अब इस छोटी सी वायर की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीबी, वो कितना आएगा बच्चा, उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बाय कितना, आर क्यूब। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अगर मैं फर्दर सोल्व कर रहा था तो कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। अब देखो, जैसे ही मैं इसको कैंसिल करूंगा ना, ये मैग्नीट्यूड आ गया, सिर्फ छोटा सा मैग्नीट्यूड। अब जैसे इसको कैंसिल करूंगा तो ऊपर आर है, नीचे कितना है, आर क्यूब। एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहां पर कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या चीजें आपको गिवन है। देखो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सर अगर डीएल यहां ले लेते तो तब भी तो आपको आर वेक्टर ऐसे लेकर जाना पड़ता, ये वाला एंगल फिर से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी डीएल और आर के बीच में इस वाले केस में हर जगह एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है बच्चा 1। ठीक है,
अब अगली बात, अगर मैं ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुका और मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट। भाई ये तो इतनी वायर का आया, मेरे को तो पूरी कंप्लीट वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो इंटीग्रेट करा तो छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड जुड़ के क्या हो जाएगा बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। और यहां से जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो। क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। करंट भी कैसा है, कांस्टेंट है। आर, आर क्या है, ये वाले डिस्टेंस, देखो अगर आप यहां से लेते तो ये डिस्टेंस ये भी कितना हो जाता है, इसके रेडियस के बराबर हो जाता, आर के बराबर हो जाता, तो आर का स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, डीएल। डीएल क्या थी, ये छोटी सी लेंथ थी। अगर मैं छोटी छोटी लेंथ को जोड़ दूं, यानी ये वाला ये सारी लेंथ अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगी, किसकी, वायर की। और रेडियस दे रखा है, उसकी लेंथ कैसे आ जाएगी, उसका सरकमफेरेंस है। और सरकमफेरेंस कितना होता है बच्चा, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो आप वापस से करिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लिखा, डीएल का इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा, यानी टोटल वायर का लेंथ आ जाएगा। अब एक आर से ये आर कैंसिल आउट, ठीक है, और 2 पाई को कैंसिल नहीं करेंगे, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो निकाले यहां पर वो कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, आर बोले तो रेडियस, इनटू कितना, 2 पाई। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया। अब आप कहोगे कि इसको भी कैंसिल कर दो, नहीं, उसका रीजन मैं बताता हूं। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है कितनी होती है, 10 टू पावर -7। करंट दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, दोनों पुट करेंगे। एंगल क्या है, ये क्या है, एंगल, और ये एंगल ना रेडियन के अंदर है। अगर आप यहां पर थीटा लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधी रिंग होती ना, रिंग कैसी होती, आधी होती, तो यहां पर कितना आ जाता, एंगल कितना हो जाता, पाई। रेडियन के अंदर एंगल लेना है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका रिजल्ट कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई बाय आर, आई बाय आर इंटू 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू कितना, 2 पाई। मैं इसको मिनिमाइज करके सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं। सेकंड पार्ट क्या है, यहां पर कोई भी करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो चेक करना। करंट कैरिंग वायर की वजह से, ये तो किसकी वजह से देखा हम लोगों ने, ये करंट कैरिंग लूप की वजह से देखा। और अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होती तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आता, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, चलो इसको एक बार खत्म करते हैं। फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब आपके पास जैसे ही आपने एक स्ट्रेट वायर लेना, ये वाली वायर, इस वाली वायर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। आप इसके ए डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, इस वाली जगह पर पी पॉइंट पर। और क्या क्या चीजें हम लोगों को गिवन कर रखी है, उसने उसने दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इस वायर के एंड से उस वाले पॉइंट तक, ये वाला एंगल दे रखा है हम लोगों को अल्फा। और दूसरे एंड तक जो एंगल है ना, यानी यहां से यहां तक का एंगल, ये वाला एंगल हम लोगों को गिवन है बीटा, या फिर इसको अल्फा 1 लिख दो, इसको अल्फा 2 लिख दो, या थीटा 1 या थीटा 2, जो भी आपको सूटेबल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय, पहले क्या लिखा करते थे, रेडियस, क्योंकि लूप थी। यहां पर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। अब अगली बात, अगर मैं ऐसा बोलता कि ये वायर इन्फानाइट है, इन्फानाइट वायर है, तो ये अल्फा 1 कितना हो जाएगा, देखो ये जो मेरे हाथ में पेन है ये कैसा है, फाइनाइट है। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल पास से देखूं, तो मेरे को इसके एंड तक जाने के लिए अपनी आंख को कितना मूव करवाना पड़ेगा, अप्रोक्स 90 डिग्री। यानी अगर हम लोग किसी भी वायर को बात करें, ये इन्फानाइट हो गई हमारी, इसके लिए ये वाला एंगल कितना चलना पड़ेगा, अगर कोई चींटी बैठा दो यहां पर, चींटी को कितना एंगल देखना पड़ेगा ऊपर, 90 डिग्री। यानी अगर वायर इन्फानाइट होती, कैसी वायर होती, इन्फानाइट वायर, तो ये वाला एंगल कितना बन जाता आपका, एक एंड तक, यहां से एक एंड तक एंगल कितना हो जाता, बहुत दूर है, इंफिनिटी तक है, तो आपको एंगल कितना देखना पड़ता, 90 डिग्री। तो अल्फा 1 कितना हो जाएगा वहां पर, 90 डिग्री। और अल्फा 2 कितना हो जाएगा, वही अल्फा 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी इन्फानाइट तक, नीचे तक जा रही है, बहुत नीचे तक। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अल्फा 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है।
तो आप मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितनी है ए, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन अल्फा वन कितना है 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90 डिग्री, साइन 90 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, और इस वाले साइन 90 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कब आया, जब वायर कैसी है आपकी इनफाइनाइट। अगले केस के अंदर अगर मैं ऐसा कह दूं कि भाई ये वायर जो है ये सेमी इनफाइनाइट है, कैसे है बच्चा, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब बोले तो ये वाली वायर ऐसे है कि यहां से तो ऊपर पता नहीं कहां तक जा रही है, बट ये वाला डिस्टेंस ए है, और यहां पर हम लोगों को इस वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो आप क्या करोगे, अल्फा वन यानी एक एंड का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, यानी यहां से अगर आप एंगल मूव करोगे तो ये एंगल कितना चलना पड़ेगा 90 डिग्री। अच्छा नीचे कितना चलना पड़ेगा, चलना ही नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वायर ही यहां तक है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा अल्फा टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा वो कितना होता था, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, और वायर के अंदर करंट कितना था आई, साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा टू, अल्फा वन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, प्लस साइन अल्फा टू कितना है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू 1, ठीक है, कर पाएंगे। चलिए अब मैं सारी चीजों को एक बार इकट्ठे यहां पर नोट डाउन करवा देता हूं, ये सारी चीजें मैं इरेज करके यहां पर सारी चीजें लिख देता हूं। अगर आपके पास कोई सर्कुलर वायर है जिसके अंदर करंट आई है, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय रेडियस, आर स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, रेडियस है, अगर आपने कैपिटल लिख लिया तो यहां पर कैपिटल आर आ जाएगा, इनटू एंगल, और एंगल किस में लेंगे, रेडियन के अंदर। अब पूरी वायर है तो एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई, और अगर सेमी सर्कल होता तो एंगल कितना हो जाता वहां पर पाई, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर जिसके अंदर करंट कितना था आई, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर नहीं सॉरी, उससे परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा टू, ठीक है। अगर वायर इनफानाइट होती तो अल्फा वन और अल्फा टू 90 डिग्री हो जाते, तो बी कितना हो जाता, बी आ जाता ये सारी एज इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन 90 प्लस साइन 90, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। और सेमी इनफानाइट होती तो, सेमी इनफानाइट होती तो बी कितना आ जाता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एक एंगल 90 है, एक 0 है, तो कितना आ जाएगा साइन 91 प्लस साइन 0 0, तो ये रिजल्ट आने वाला है। दूसरी बात, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे थे, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, मैंने बोला कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है, उंगलियों को वहां खोलना है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो उंगलियां किधर कर्ल हो सकती हैं, अंदर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। अगर करंट नीचे जा रहा होता ऐसे, तो आपको करंट की डायरेक्शन में थंब रखना था, उंगलियों को वहीं खोलना था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो उंगलियां किधर कर होंगी, आपकी तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। यानी किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो कैसा बनेगा, ऐसे सर्कल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। हर जगह देखोगे तो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो सकती हैं, यहां पर इधर कर्ल होगी, यहां पर अंदर की तरफ, यहां पर मेरी तरफ, फिर ये ऐसा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इस वाले केस में भी देखो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, उंगलियों को कहां खोलना है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कहां बताना था, सेंटर पर, तो फिंगर्स को कर्ल करो, किधर आएंगी, आपकी तरफ, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी तरफ आ रही है। इसके लिए एक और तरीका भी है, एक और तरीका क्या है, आप करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लें, अगर सर्कुलर है तो, अगर सर्कुलर लूप है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या कर लें, करंट कर्ल कर लें, तो जो थंब रिप्रेजेंट करेगा वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखो इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, किधर आ रही है, आपकी तरफ। अगर करंट ऐसा होता इस वाले डायरेक्शन के अंदर ऐसे, ये तो कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर किधर आ जाती, इनवर्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद, इसके बाद आते हैं बच्चा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है,
एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, अच्छा एक चीज और करते हैं, इससे पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कोई ऐसी वायर है, ये वाली वायर, इस वाली वायर के अंदर करंट कितना है आई। अगर मेरे को पूछ लिया जाए इस वाली जगह पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसी वायर के अलोंग लाइन है, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंगे और यहां से क्या करा, आर वेक्टर लिया आप लोगों ने, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, रिजल्ट याद करो, डीबी कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते थे, डीएल आर साइन थीटा, जैसे ही थीटा लिखूंगा, थीटा कितना आ जाएगा, जीरो। तो फोर्स कितनी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, क्योंकि डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो। याद रखना है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर कहीं पर भी या उसको ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर भी उस वाली करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कैसा पूछ लेगा वो, सपोज आपके पास ऐसी कोई वायर है और इसको यहां से बेंड कर दिया ऐसे, ठीक है, और इसका रेडियस कितना दे दिया, रेडियस दे दिया इसका आर, उसके बाद वायर ऐसे जा रही है, और ये कैसी वायर है, ये वाली वायर पता नहीं कहां से आ रही है ना। तो मैं इसको तीन पार्ट्स के अंदर कट करूंगा। पहला तो यहां तक, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, इसके सेंटर पर, इस वाली जगह पर, इसके अंदर करंट कितना है आई, ये वाली वायर कहां से आ रही है पता नहीं, लेकिन यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये कैसी हो जाएगी, सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां से एक एंगल तो कितना हो जाएगा, जीरो, और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पहले वाली वायर, ये वाली जो वायर है, ये कैसी है, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, जितना इसका क्या है, रेडियस है। देखो ये वाली डिस्टेंस सारी कैसी है, सेम, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, परपेंडिकुलर आर के बराबर। ये रेडियस वाला नहीं ले रहे हम लोग, ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, इनटू कितना, वायर कैसी थी, सेमी इनफाइनाइट, तो एक एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, दूसरा कितना हो जाएगा, 90, तो साइन जीरो जीरो, साइन 90 कितना, 1, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 1। दूसरी बात इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट कैरिंग वायर से आपको नीचे देखना है, तो यहां पर फिंगर्स करी आपने, तो कर्ल करी किधर जाएगी, अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इनवर्ड, और इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्रॉस से, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी पहले वाली वायर की वजह से। दूसरे वाली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई, दूसरे वाली वायर कौन सी ली हम लोगों ने, ये जो सेमी सर्कल है ना, ये करंट ऐसे आके ऐसे घूम के इस साइड यूं जाएगा। अब ये जो सेमी सर्कल है, इसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सर सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय उसका रेडियस, रेडियस कितना है आर, इनटू एंगल। अब एंगल कितना है, पूरी रिंग नहीं है, आधी रिंग है, तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई। अब इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन थंब की किधर आएगी, हमारी अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इनवर्ट, यानी ये भी किधर आया, अंदर की तरफ, ठीक है। अब B3 की बात करूं, थर्ड वाली वायर की वजह से, थर्ड वाली वायर ये वाली है, ये वाली वायर का ये वाला पॉइंट जो है, इसके अलोंग ही उसी उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग पॉइंट आया ही, यानी इस वाली वायर की वजह से, थर्ड वाली वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप इसको ब्रेक करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बच्चा, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। ये कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इन। अब ये है क्या, देखो मैं इसको लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा, बी डॉट डीएल इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इनटू आई इन। अब ये है क्या, मैं अभी इसको प्रूफ करके बताता हूं। ये बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, देखो डीएल क्या है, लाइन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इन। है क्या चीज ये, देखते हैं। मान ले कि हमारे पास ये कोई वायर है, ये वाली वायर, इसके अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम लोगों को एक मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, सर्कुलर, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, आपको उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक लूप ले लेना है, क्या ले लेना है, एक लूप, लूप बोले तो आपको एक लेंथ ले लेनी है, सिर्फ एक लेंथ, यहां से यहां तक एक लेंथ। कोशिश करना कि ये लूप
या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो। अभी तो हम लोगों ने क्या करा, जो लूप लिया ना, वो लूप लूप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक लूप ले ली, यानी एक कड़ा ले लिया, एक रिंग ले ली, यहां पर रख दी। अब ये जो डीएल, ये जो लूप लिया ना हम लोगों ने, इस लूप की बात करें तो यहां पर सबसे पहले बी डॉट डीएल करते हैं। क्या करते हैं? बी डॉट डीएल। मैं लिखता हूं बी डॉट डीएल किसके बराबर आएगा? बी डॉट डीएल आ जाएगा बच्चा बी डीएल कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन था। इस वाली वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। ये वायर कैसी है? ये वायर है इनफाइनाइट वायर। कैसे पता चला? कुछ गिवन नहीं कर रखा तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? इनफाइनाइट वायर मानेंगे। कितना आता? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इसके रेडियस के बराबर है आर। ठीक है, इनटू कितना? साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, यानी साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी 2। ठीक है, इनटू कितना? डीएल, इनटू कितना? कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच में है? थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच में। देखो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, लूप भी ऐसी है ना। देखो यहां पर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, लूप भी इधर, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। यहां की बात करूं तो लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो थीटा यहां पर कितना हो जाएगा? 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं तो देखो इंटीग्रेट ही तो चलता आ रहा है। कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका करना है? डीएल का। डीएल क्या है? ये छोटा सा जो लेंथ लिया था हम लोगों ने डीएल की डायरेक्शन में, करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो छोटी 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 लेंथ जोड़ूंगा तो कितनी आ जाएगी? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी 2 पाई इंटू आर के बराबर आ जाएगी। ये जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई आर और 2, 2 टू जा कितना हो जाएगा? 4 पाई आर, और ये भी कितना है? 4 पाई आर। ये किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। आगे से आपको याद रखना है, किसी भी लूप की बात करें, उस लूप के अंदर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट इंटू आई इन के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक कोई करंट कैरिंग वायर ली, ये वाली, जिसके अंदर करंट कितना है? आई। मेरे को इससे आर डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता था, आपने लिखा था। अब वो चीज नहीं करनी, मैं डायरेक्ट किससे करना चाह रहा हूं? एम्पियर सर्किटल लूप से करना चाह रहा हूं। तो मेरे को क्या करना है? सबसे पहले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, किधर आएगा? यहां पर अंदर। यहां से किधर आएगा? बाहर। यहां से किधर आएगा? इस डायरेक्शन में। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर के लोग ऐसे जाएगा। तो मैंने एक काम किया, मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे को पता चल गया सर्कुलर है। अब मैं एक लूप लेना चाह रहा हूं, लूप मतलब एक लेंथ लेना चाह रहा हूं, और लेंथ ऐसे लेंगे कि वो या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो मैंने ऐसी लूप ले ली जो इसके अराउंड ऐसे घूम रही है। ये लूप जो है, इस लूप के अंदर छोटा सा अगर मैं एक एलिमेंट लू डीएल, वो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम, क्योंकि सेम ही लिया ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, लूप भी मैंने ऐसे ही ले ली, लूप का मतलब एक लेंथ ले ली बस चुपचाप, है ना। तो बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या? बी डॉट डीएल किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन का मतलब वो वाला करंट जो लूप के अंदर है। कितना करंट है लूप के अंदर? आई। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? बी डीएल कोस 0 डिग्री। भाई थीटा तो 0 ही आ रहा है, कोस 0 की वैल्यू कितनी? 1। म्यू नॉट इंटू कितना? आई। तो बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि आर डिस्टेंस सभी जगह सेम है। डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना? म्यू नॉट इंटू आई। अब बी कितना आ गया यहां से? म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से क्या कर दूं? डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये कितना था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटा क्या? आई बटा उसका क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, जो कि कितना हो जाएगा? वो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। यही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे, यही अब पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि जो बी डॉट डीएल है ना, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? नंबर एक तो मीडियम पर, नंबर दो ये डिपेंड करेगा कि उस लूप के अंदर करंट कितना है, उस लूप के अंदर करंट कितना है ना। जैसे अगर मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, मान लो ये हमारे पास कोई ऐसी वायर है जिसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना मैं, इस डॉट का मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है। बहुत सारी वायर है ऐसी जिसके अंदर करंट कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। डॉट का मतलब किधर है? बाहर की तरफ। मैंने वायर को ऐसे आपकी तरफ ऐसे रखा, ठीक है।
अब इसके अंदर करंट यहां पर I1 I2 I3 बहुत सारे करंट है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहली बात इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या ले लेना है, एक लूप ले लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बी डॉट डीएल लगाते हैं ना हम लोग, वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन का मतलब इस लूप के अंदर जो जो करंट लूप के अंदर है ना, सिर्फ वही वही पुट करने हैं, बाकी पुट नहीं करने, और फर्दर सॉल्व करके आपका जो भी रिजल्ट आएगा आप यहां से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज और देखनी थी हम लोगों को, सोलेनॉइड। ये कोई करंट कैरिंग लूप है जो कि इस शेप, स्प्रिंग की शेप के अंदर है। अगर इसके अंदर से हम लोगों ने करंट फ्लो करवा दिया आई, तो देखो अगर मैं यहां से देखूं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये क्लॉकवाइज हो गई। अगर मैं मेरी तरफ से देखूं तो ये कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बोले तो ऐसी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज दिख रही होगी आपको, और मैं देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, सामने से और बैक साइड से। लूप का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स दिखता है हम लोगों को। तो यहां से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, और यहां से क्या जाएंगी, बाहर जाएंगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। जब भी किसी ऐसी शेप के अंदर करंट फ्लो करे, स्प्रिंग शेप के अंदर, तो उसकी वजह से यहां पर क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऐसा बनने वाला है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, वो हम लोग एम्पियर सर्किटल लूप से करते हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग उसका रिजल्ट याद कर लेते हैं। कितना आएगा, म्यू नॉट एन इंटू आई। बी कितना आएगा यहां पर, म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो याद था, कितना होता था, 10 टू पावर -7। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। एन क्या है, एन है यहां पर नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यानी अगर ये लेंथ एल है ना, इस लेंथ के अंदर जो टर्न्स हैं उसको किससे डिवाइड कर दोगे, एल से। यानी एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न आएंगे, अगर मैं बोलूं कि एल लेंथ के पास कितने टर्न है, कैपिटल एन, टोटल टर्न्स। एक यूनिट लेंथ के पास कितने टर्न आएंगे, एन बाय एल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एन, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसी को अगर मैं ऐसे बेंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, टोरॉइड, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इतना आएगा, ठीक है। एक चीज और, इस सोलेनॉइड के एंड पर कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, एग्जामिनर का मन करे कि एंड पर बताओ, एंड पर कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, म्यू नॉट एन इनटू आई, अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इतना बन रहा है। अगर इस सोलेनॉइड के एंड पर पूछ ले तो एंड पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाय 2। अगर एंड का कभी जिक्र ना करे तो आपको यही रिजल्ट यूज करना होगा। चलिए अगला जो है वो है बच्चा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। कितनी लगती है, दिखते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी चार्ज को, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बी वेक्टर से, इसके अंदर मैंने किसी चार्ज को, क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से ऐसे मूव करवा दिया, कितने वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये किस किस का एंगल है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल, इसको बोल देते हैं थीटा। यहां पर जो फोर्स आएगी ना, फोर्स, फोर्स आती है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। कितना लगता है बच्चा, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आया तो हम लोग वापस से इसका रिजल्ट लिखेंगे मैग्नीट्यूड के अंदर, क्यू वी बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिखते हैं, वी क्रॉस बी को क्या लिख देंगे, वी बी साइन थीटा। क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किस किस के बीच का एंगल हुआ, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। चलिए ये फोर्स आ गई, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, डायरेक्शन के लिए वही रिजल्ट, पहले वाला वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है, और हथेली किसको देखती होनी चाहिए, दूसरे वाले वेक्टर को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए वेलोसिटी इधर है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्या हथेली बी वेक्टर को देख पा रही है क्या, नहीं। अब देख पाई क्या, नहीं। अब देख पाएगी, हाँ। तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इनवर्ड, डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इनवर्ड। अच्छा, ये करने के बाद अगर हम लोग यूं कहें कि ये चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी वेक्टर की तरफ चल रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चल रहा है,
चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। अब इस वाले केस के अंदर देखो, क्या वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और साइन 0 कितना हो जाएगा 0। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा बच्चा, 0। फोर्स कितना हो जाएगा 0। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर चल रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। तो फोर्स कितना लगेगी, क्यू वी बी इंटू साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो फोर्स कैसी लगेगी, क्यू वी बी, और मैक्सिमम फोर्स होगी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स कैसी लगती है, मैक्सिमम। कितनी फोर्स लगती है, मैक्सिमम, क्यू वी बी। चलिए देखते हैं, मान लो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है, क्रॉस का मतलब है अंदर, बोर्ड के अंदर, ठीक है, प्लेन के अंदर। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने कोई चार्ज पार्टिकल मूव करवा दिया v वेलोसिटी से, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में। एंगल कितना हो दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो फोर्स कितनी लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। कितनी लगेगी, फोर्स लग जाएगी क्यू वी बी इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखो भाई, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो फोर्स क्यूवी भी आ जाएगा, मैक्सिमम फोर्स आई। अब दूसरी बात, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। फोर्स के डायरेक्शन के लिए क्या करना था, वेलोसिटी की, यानी फर्स्ट वेक्टर कौन सा, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या रखा हम लोगों ने, राइट हैंड की फिंगर्स, हथेली दूसरे वाले वेक्टर को देखती होनी चाहिए। दूसरे वाला वेक्टर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है। तो हथेली देख पा रही है क्या, नहीं। अब देख पा रही है क्या, बिल्कुल। तो थंब किधर गया, ऊपर की डायरेक्शन में। यानी ये जो डायरेक्शन आने वाली है, ये डायरेक्शन जो मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, फोर्स की। ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, अगर कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है ना, तो उसकी फोर्स निकालने के लिए एक और तरीका है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके अकॉर्डिंग देखो, आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, आपको लेफ्ट हैंड को ऐसे सेट करना है, बंदूक चलाने के टाइप में, ट्रिगर दबाओ, सेट कर लिया। और ये वाली, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन किसकी होगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये वो वाली डायरेक्शन है। फर्स्ट फिंगर किधर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो थंब रिप्रेजेंट करेगा ना लेफ्ट हैंड का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। इस वाले केस में वेलोसिटी वेक्टर इधर है, हाँ, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरे को ये वाली डायरेक्शन इधर सेट करनी है, कर दी। ये किधर करी मैंने, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो इसको घुमाओ और ऐसे सेट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, अंदर। थंब किधर जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ये क्या आ गई, फोर्स, ठीक है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर आप दोनों रिजल्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कोई चार्ज पार्टिकल, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरे को किसी ने ऐसे फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं सीधा जा पाऊंगा, क्या नहीं, मेरे को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर इधर था, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, फोर्स किधर लगी, इस वाले पॉइंट की तरफ, तो ये थोड़ा इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फोर्स वापस से आप देखोगे तो इस सेंटर की तरफ लगेगी, यानी इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ से मूव करेगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो देखते हैं अभी। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था v वेलोसिटी से, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, इसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। फोर्स किधर लगेगी, सेंटर की तरफ लगेगी। कितनी लगेगी, QVB, फोर्स कितनी लग जाएगी, QVB। साइन 91 हो गया था, इसलिए उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। अब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके ऊपर फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू v स्क्वायर बाय r। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता था भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है उस चार्ज पार्टिकल का, m, और एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कितना होता था, v स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो QVB किसके बराबर आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r। यहां से अगर मैं इस वाले v को इस वाले v से कैंसिल कर दूं, तो QB किसके बराबर आ जाएगा, mv बाय r। यहां से अगर मैं r की बात करूं, तो r कितना आ जाएगा, mv बाय QB। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भैया वेलोसिटी को डबल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया, तो बताओ रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगली बात, टाइम पीरियड कितना है। अगर मैं यूं कहूं कि ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक आया और इसने एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाया, t,
और डिस्टेंस कितना चला, यहां से यहां तक डिस्टेंस चलने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर, जो कि कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू आर। सरकमफेरेंस इतना होता है। ये टाइम था, ये डिस्टेंस थी, और स्पीड कितनी से चला, v स्पीड से चला। कितनी स्पीड से चला, v से। याद करो डिस्टेंस किसके बराबर था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बाय वी। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, टाइम के बराबर। अगर आर की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूं, आर की वैल्यू कितनी आई थी बोल, आर आया था एम वी बाय क्यू वी, एम वी बाय क्यू बी, डिवाइड बाय कितना v। अब जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो v से v कैंसिल आउट आ जाएगा। अब टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई m बाय क्यू बी। इस टाइम पीरियड को वेलोसिटी से या रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है किससे, वेलोसिटी और रेडियस से। कहीं आया गया नहीं, कैंसिल आउट हो गया। चलिए उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। वही काम जो अभी कर रहे थे। इस डायरेक्शन में क्या था आपका, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की अपोज किसी भी एंगल पर, यहां पर एक मैंने वायर रख दिया, जिस वायर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस इस वायर के पास चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट होता है। या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे होंगे। हम लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, हालांकि मूव तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन में कौन मूव कर गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं, यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर आ जाएगी v, और मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। अब जो फोर्स लगेगी ना, वो लग जाएगी आई एल क्रॉस बी। यहां पर ये क्या क्या चीजें आ गई, आई क्या है, यहां पर आई है करंट, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर की कितनी लेंथ है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। थीटा, थीटा कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या आ जाएगा, आई एल बी इंटू साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल आएगा, थीटा एंगल आएगा एल और बी के बीच का, क्योंकि एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं। इनके बीच में एंगल कितना है, जो भी होगा आप पुट कर देंगे, फोर्स निकाल लेंगे। अगर ये वायर ऐसे रखी होती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो करंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एंगल कितना हो जाता, जीरो। तो फोर्स कितना लग जाती, अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखी होती और उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा था, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी जीरो, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा यहां पर, जीरो। अगर परपेंडिकुलर रख दे तो साइन कितना हो जाएगा, 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फोर्स कैसी लगेगी, मैक्सिमम। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे अपोजिट भी, अपोजिट जाता तो एंगल कितना हो जाता, 180, साइन 180 फिर से कितना हो जाएगा, जीरो। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए या उससे अपोजिट जाए, है ना, तो उस टाइम पर फोर्स कितनी लगती है, जीरो लगती है। चलिए अब इसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग एक छोटा सा काम और करते हैं। मैं इसको एक बार साइड में कहीं रख देता हूं। देख भाई, स्पीड तो इतनी रखनी पड़ेगी, रीजन बीइंग कि सारा सिलेबस करना है और कम टाइम में करना है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट तो आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दी, ये वाली, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई लूप रख ले, लूप बोले तो कोई एक वायर रख ले, ऐसे वाली, आ, ये वाली, ये वाली वायर रखती है। अब इस वायर की बात करूं, यहां पर ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, वायर। इसका नाम क्या ले दूं, P, ये वाला पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट R, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, S। और इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I। करंट कहां से कहां जाएगा, P से Q, Q से R, R से S, S से कहां गया, P। अब इस वायर की जो बात है, ये वायर कैसी आपकी सर्कल या रेक्टेंगल के फॉर्म के अंदर हो गई। अगर मैं बोल दूं कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ इसकी सपोज B ले लेते हैं इसको, और ये कितनी आ जाएगी, L ले लेते हैं, लेंथ और विड्थ, यानी P से Q तक कितना है L, P से S तक कितना है B। अब PQ के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, सबसे पहले मैं PQ की बात कर रहा हूं, क्या PQ के ऊपर कोई फोर्स लगेगी क्या, हाँ। क्यों, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर।
तो इस वाली वायर के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, आप लिखोगे आई एल बी साइन थीटा, यानी मैक्सिमम फोर्स लग जाएगी, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पर देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो फोर्स कितना लग जाएगा, आपकी जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स आ जाएगा आई, यानी करंट, लेंथ कितना है, किसका लेंथ, पी क्यू का, कितना है लेंथ, एल ले रखा है, इनटू क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी, इनटू एंगल, एंगल कितना आएगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, किस किसके, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, साइन 90 कितना होता है 1। दूसरी बात, डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन के लिए देखो, क्या करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 के एंगल पर है, हाँ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, क्या ये किधर होता था, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ, और जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं उधर ही तो करंट है, यानी ये करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या देगा, फोर्स। देखो वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर है, ऐसे ऊपर, करंट पी से क्यू गया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो यानी इसके ऊपर फोर्स किधर लग जाएगी, इनवर्ड, और इनवर्ड को मैंने क्या लिख दिया, क्रॉस। ठीक है, ये फोर्स आ गई F1। बात करते हैं Q से R, Q से R, Q से R वाली वायर की लेंथ कितनी है, QR की लेंथ कितनी है B, करंट किधर जा रहा है, Q से R की तरफ, फोर्स कितना लगेगा, सर करंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एंगल कितना हो जाएगा 0, और अगर एंगल 0 हो जाएगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी 0, तो यहां पर फोर्स कितनी आ जाएगी, F2 आ जाएगी बच्चा 0। ठीक है, अब थर्ड वाले केस की बात करूं तो करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, आर से एस गया, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल कितना हो जाएगा 90, तो फोर्स कितना लग जाएगा, करंट इंटू लेंथ, लेंथ किसकी, इस आर एस की, कितनी ले रखी थी हम लोगों ने एल, आई एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन कितना 90, साइन 90 क्यों लिखा, क्योंकि एंगल कितना था उनके बीच में 90, तो क्यों साइन 90 को क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दो, कितनी आ जाएगी साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये फोर्स आ जाएगी F3। अब फोर्स की डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी, करंट किधर है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर आएगी, आपकी तरफ आउटवर्ड आएगी, आउटवर्ड को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट से। ठीक है, उसके बाद F3 की बात, F4 की बात करते हैं, F4 कौन सा है, S से P, करंट इधर जा रहा है, ठीक है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एंगल कितना हुआ 180, और जैसे ही एंगल 180 आ जाएगा तो फोर्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, एक तो यहां पर अंदर लग रही है, यहां पर किधर लग रही है, बाहर, यहां से किधर लग रही है अंदर, और यहां पर किधर लग रही है, बाहर, पी क्यू पर अंदर, आर एस पर बाहर, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करना चाहेगा, बिल्कुल, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा आया, बराबर, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगी, बट फोर्स किसी सेपरेशन पर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। जैसे अगर मैं इस बोतल की बात करूं, इस बोतल के ऊपर मैंने एक फोर्स अंदर की तरफ लगा दी, यहां से बाहर की तरफ लगा दी, इधर से अंदर इधर से बाहर, तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, रोटेट करेगी यानी टॉर्क, टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले लो, ये बाहर की तरफ ये अंदर की तरफ, कोई सा भी फोर्स कितना है, आई एल बी, तो मैंने लिख दिया आई एल बी फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लूं, इन दोनों फोर्सेस के बीच में, फोर्स ऐसे लग रही थी, एक इधर एक इधर, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जितना ये लेंथ है, कितना है बी, इंटू क्या बी। अब देखो लेंथ इंटू विड्थ, इसको क्या बोलते हैं, एरिया, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, आई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टॉर्क। क्लियर है। अब अगली बात, टॉर्क लिखने के बाद टॉर्क का रिजल्ट कितना आ गया, आई ए बी, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, टॉर्क कितना आया था हमारा, आई ए बी, बट अगर मैं यहां पर साइन थीटा लिख दूं तो कोई बुराई नहीं, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, देखो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, किसी भी लूप का एरिया वेक्टर कैसे रखते हैं, उसके ऊपर थंब रख के आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल कितना हुआ 90, इस वाले केस में साइन 90 हो रहा था, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया। अब यहां पर जो थीटा है ना, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर किधर लेंगे, जो भी लूप है ना उस लूप के ऊपर परपेंडिकुलरली ऐसे थंब रख देना, वो एरिया वेक्टर देगा आपको। टॉर्क कितना आ गया, तो इस टॉर्क को कैसा लिख सकते थे, आई ए
क्रॉस बी, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको आई ए बी रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। टॉर्क कितना आया, आई ए बी साइन थीटा। अगर हम लोग ऐसा कह दें कि भैया एक टर्न नहीं है, इसके एन टर्न है, बहुत सारे टर्न है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, एन आई ए बी इंटू साइन थीटा। और हम लोगों को जो यूज करना है ना, वो 90 के एंगल पर यूज करना है, यानी इस वाली चीज को अगर आप इग्नोर भी कर दो, क्योंकि हमारे केस के अंदर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90। तो ये टॉर्क कितना आ जाएगा, एन आई ए बी। कितना टॉर्क आएगा, एन आई ए बी। यहां पर एन क्या है, नंबर्स ऑफ टर्न, कि लूप के कितने टर्न है, कितने लूप है, नंबर्स ऑफ लूप। एक लूप है या दो लूप है, पांच लूप है, जितनी भी लूप है वो यहां पर लिख देंगे। आई क्या है, करंट, ए क्या है उसका एरिया, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। चलिए, टॉर्क भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की तरफ। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से पहले एक चीज और याद आई मेरे को। अगर हम लोग फोर्स बिटवीन टू वायर्स देखना चाहें, कि दो वायर्स हैं हमारे पास, एक तो ये वाली वायर है जिसके अंदर करंट कितना है, आई 1, और एक वायर और है यहां पर, इसके अंदर करंट कितना है, आई 2। इनके बीच का सेपरेशन सपोज ए ले लिया, तो क्या एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे क्या, आंसर है बिल्कुल लगाएंगे। कैसे, आप एक काम करें, सबसे पहले इस वाली वायर की वजह से, पहले वाली वायर की वजह से यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, अंदर की तरफ। इस वाली वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, अंदर। कितना बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, पहले वाली वायर ने। कितना बनाएगा, दूसरे वाली वायर को एक बार के लिए इग्नोर कर दो। कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए, इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ये वाली वायर कैसी है, इनफाइनाइट वायर है, तो अल्फा 1 भी 90, अल्फा 2 भी 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 यानी 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और इस वायर, यहां पर जैसे ही हम लोग वायर रखेंगे ना, तो उसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स। कैसे, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर लगेगा, सर करंट ऊपर, करंट किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, उस वाली वायर की तरफ। अगर याद रख लेना, अगर दोनों वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव। कितनी लगेगी, तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स होता था आई एल बी इंटू साइन थीटा। करंट कितना है, हम तो इस वाली वायर पर देख रहे हैं ना, सेकंड वाली वायर पर, तो इस पर करंट कितना है, आई 2। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू 2। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। इनटू क्या, लेंथ। फोर्स कितना होता था, फोर्स होता था आई एल इंटू बी। लेंथ को हम लोग लास्ट में लिख दें, यहां पर लेंथ कितनी है इस वाली वायर की, मैंने इसको लिख दिया L2। और ये फोर्स किस पर लगी, सेकंड वायर पर, इसलिए इसको क्या लिख दिया, F2। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, जैसे ही लेंथ को L2 को नीचे ले आऊं, L2 को क्या कर दिया मैंने, यहां से उठाया और नीचे ले आया यहां पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 1। अच्छा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो था ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये किस वाली वायर ने बनाया था, पहले वाली वायर ने। तो यहां पर आई 1 भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इस वाली वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना है यहां पर। तो यहां पर क्या लिखना है, आई 1। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 1 आई 2 बाय ए क्या था, उन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, इनटू कितना, 2। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पर यूनिट लेंथ। क्या आया ये, पर यूनिट लेंथ। ये डायरेक्ट याद रख लेना। सोल्व कैसे करना वो मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता दूं। इस वाली वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, अंदर। कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका आई कितना है, आई 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, 90 प्लस 90 यानी साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब इस वाली वायर को भूल जाओ, इस वाली वायर के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, इसकी करंट, इसकी लेंथ, और यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, आई बी और एल। एल को मैं कहां ले आया, नीचे। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 1 आई 2 बाय डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इनटू कितना, 2। ठीक है, चलिए। तो इसके ऊपर भी फोर्स उतनी लगेगी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती करंट की, तो एक दूसरे को क्या करती, रिपेल करती। चलिए, आगे आता है बच्चा गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर है क्या, गैल्वेनोमीटर की बात करें तो
आप लोगों ने अपनी लैब के अंदर ऐसा कोई डिवाइस देखा होगा, ये वाला। इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करता क्या है? ये डिटेक्ट करता है करंट को कि करंट है या नहीं। इट डिटेक्ट्स द करंट, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर भी करता है। एक मिनट रुकिए जरा। एक मिनट। ये क्या करता है बच्चा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? इट मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, थोड़े से अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, या इसका जनरली जो काम है ना, डिटेक्ट करना है कि किसी वायर में करंट है या नहीं है। चलिए, अब गैल्वेनोमीटर किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है, प्रिंसिपल क्या है इसका? जब भी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाएगी ना, तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क। अभी देखा था टॉर्क कितना लगता था? टॉर्क लगता था NIAB। एन क्या था? टोटल नंबर्स ऑफ टर्न। आई क्या है? करंट। ए क्या है? एरिया ऑफ द लूप। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क लगता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग किसी, ये देखो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, यहां पर हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर लूप ले ली और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और जैसे ही उस लूप के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी, टॉर्क की वजह से, है ना। जैसे ही घूमी तो ये हम लोगों को रीडिंग दे देगा कि घूम रही है, ठीक है। अब इसके बारे में अच्छे से बात क्या करनी है वो देखते हैं। मैं इसका अच्छे से डायग्राम बना लेता हूं एक बार, रफली रफली डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, इस किस पर बेस्ड था? इट इज बेस्ड व्हेन ए रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस टॉर्क। तो देखो, ये ये हमारे पास एक, हम लोगों ने कंटेनर लिया, एक बॉक्स ले लिया। इस बॉक्स के अंदर हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेट करेंगे, ये वाला। अब आप बोलोगे कि कर्व्ड क्यों करा? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि टॉर्क कितना था? टॉर्क होता था NIAB इंटू साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल था? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। कर्व्ड करने का मतलब ये है कि ये साइन थीटा वाली टर्म कितनी आ जाए? मैक्सिमम, यानी 1 हो जाए, यानी एंगल कितना बने? 90 डिग्री। इसलिए इसको क्या किया जाता है? कर्व्ड। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल लगा लो, और ये कौन सा है? साउथ पोल, ठीक है। इसको कर्व्ड करने से टॉर्क कैसी लगेगी? मैक्सिमम लगेगी। चलिए, अब अगली बात, यहां पर हम लोगों ने एक टर्मिनल लिया, इस टर्मिनल को बोल दिया T1, ठीक है। और यहां से एक वायर ली और यहां से एक हिंज के थ्रू इसको अंदर ऐसे रोटेट कर दिया और यहां पर क्या कर दिया? उस वायर को ऐसे मूव करवा दिया। ये एक के ऊपर एक वायर है, बट मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अलग अलग दिख रही है, बट है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इस वायर को यहां से हम लोग ऐसे ले आए और यहां पर एक फास्फोरस ब्रोंज का एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर लगा दिया, फास्फोरस ब्रोंज का। अब उसको यहां से लेकर गए और यहां पर टर्मिनल कौन सा है? T2। ये टर्मिनल कौन सा है? T2। और यहां से ये वाली वायर कनेक्ट कर दी हम लोगों ने। अब देखो होगा क्या, अगर ये कोई वायर है हमारे पास जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, अब हमें पता करना है कि इसके अंदर करंट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सर डायरेक्टली टच कर लो। अरे भैया ऐसे नहीं करना। क्या करना है? सबसे पहले इसको यहां से हम लोग क्या कर देंगे? कट करके ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला टर्मिनल इससे जोड़ देंगे, ये T1 से जोड़ दिया, और ये वाला पॉइंट किससे जोड़ दिया? T2 से जोड़ दिया। अब देखो, जैसे ही इस वाली वायर के अंदर करंट आया तो ये करंट इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर जाएगा। हाँ, रेक्टेंगुलर लूप के अंदर जैसे ही करंट फ्लो करेगा, और यहां पर हम लोगों ने क्या रख रखा है? मैग्नेट। और मैग्नेट रख रखा है, और मैग्नेट को कैसा कर रखा है? कर्व्ड, ताकि टॉर्क कैसी लगे? मैक्सिमम। और जैसे ही करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे तो उसके ऊपर क्या लगती थी? टॉर्क, यानी वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। जैसे ही वो घूमेगा तो ये रीडिंग आपको देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम था। अब मैं इसको एक बार के लिए थोड़ा मिनिमाइज कर दूं। अब हम लोग इसकी थोड़ा प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। देखो, जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हुआ? टॉर्क। टॉर्क कितना लगेगा? आप बोलोगे टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। क्यों लगेगा मैक्सिमम? क्योंकि भैया कर्व्ड कर रखे हैं ना, तो साइन 90 हो जाएगा। टॉर्क कितना लगेगा? NIAB, ठीक है। नंबर्स ऑफ टर्न, करंट, एरिया ऑफ द लूप इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एन क्या है? नंबर्स ऑफ टर्न, जो कि हम लोगों ने फिक्स कर रखे हैं। इस सेटअप को बार बार नहीं खोलेंगे, नंबर्स ऑफ टर्न हम लोगों ने फिक्स कर रखे हैं। ए क्या है? एरिया।
ये जो लूप है ये इसके अंदर है, ये भी हम लोगों ने फिक्स कर रखा है उसका एरिया, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके अंदर सेट कर रखा है, वो भी कैसे आपका फिक्स है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या चेंज कर रहे हो, करंट। जैसे ही करंट चेंज करोगे तो टॉर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। और देखो अगर मैं मेरे हाथ की बात करूं, मेरे हाथ को किसी ने ऐसे घुमाया, तो देखो थोड़े टाइम तक तो ये घूम गया, उसके बाद क्या होगा, यहां से एंटन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये क्या करेगा, रीस्टोर करेगा, क्या कि भैया मत करो यार ऐसे, तो यहां से क्या, रीस्टोरिंग टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगी। रीस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाएगा, ये स्प्रिंग लगाएगा। कितना लगाएगा, ये तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क कहां से आई, रीस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग से आई। अगर 1 डिग्री घुमाना तो टॉर्क बन गई, सपोज सी बन गई। अगर ये स्प्रिंग 1 डिग्री रोटेट कर गया तो उसके अंदर जो एंटन बनेगी उसकी वजह से जो टॉर्क बनेगी वो कितनी बन गई, सी। और मैंने मान लिया कि ये थीटा डिग्री घूम गया तो कितना टॉर्क बन जाएगा, सी थीटा। और यही टॉर्क क्या है, इसी टॉर्क को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये लिख रखा मैंने, ये क्या है आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो देखो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये इसको रोक लेगा चलने से, यानी अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम लोगों ने क्या करा, दोनों को इक्वेट कर दिया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था, एन आई ए बी, और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना था, सी थीटा। सी क्या है कि 1 डिग्री घूमने पर कितना टॉर्क बना उस मटेरियल के अंदर, है ना। ये हम लोग फास्फोरस ब्रोंज का लेते हैं जनरली, और कौन सा, ये स्प्रिंग। और ये जो सी है ना, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग टेंडेंसी है। हो सकता है मेरा हाथ ज्यादा मुड़ जाए, किसी का कम मुड़े, है ना। तो ये सी डिपेंड करेगा मटेरियल पर। अगर मैं यहां से करंट निकालना चाहूं तो करंट कितना आ जाएगा, सी थीटा बाय एन ए बी। ठीक है, अब ये जो करंट है ना, करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। कैसे भाई, फास्फोरस ब्रोंज है, उसका सी फिक्स है, नंबर्स ऑफ टर्न पहले से फिक्स है, एरिया फिक्स है, बी फिक्स है। ठीक है, तो जो करंट आया ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, थीटा के। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, थीटा के। जितना ज्यादा रोटेट कराइए इसका मतलब उतना ज्यादा करंट है। हम लोग करंट देख सकते हैं, जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना ज्यादा करंट है। अगर रीडिंग 0 आ रही है इसका मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा, है ना। करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसके अंदर टॉर्क कितनी लगेगी, 0। ठीक है, अब आगे की जो चीज आती है बच्चा, इसके अंदर हम लोग 2-3 टर्म पढ़ते हैं। एक तो आता है करंट सेंसिटिविटी, आईएस, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितना सेंस कर रहा है। हम लोग किसी बच्चे को कुछ डांट देते हैं तो बच्चा कहता है, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है ना, थोड़ी सी डांट देने से ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भैया ये तो बच्चा सेंसिटिव है, इसको कुछ मत कहना। सिमिलरली अगर यूं कहें कि भैया आईएस क्या है, ये है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर थोड़ा सा 1 यूनिट करंट देंगे तो कितना डिफ्लेक्ट कर गया, उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो देखो यहां से अगर मैं इसी इसी इक्वेशन का यूज कर लूं, यहां से अगर मैं देखूं क्या, थीटा बाय आई कितना आएगा, ये रहा थीटा, आई को उधर ले जाऊं तो सी नीचे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एन ए बी बाय सी। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग या तो उसके नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, या एरिया बढ़ाएंगे, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, या कोई ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका सी कैसा हो, कम हो। ठीक है, सी कैसा हो जिसका कम हो। ठीक है, आगे आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ऐसा ही है, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब वोल्टेज कितना होता है भाई, वोल्टेज होता है आई इंटू आर के बराबर, है ना, आई इंटू आर के बराबर। ये क्या है, ये वाली टर्म तो थी करंट सेंसिटिविटी, आई एस बाय कितना, आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस। और इसके रेजिस्टेंस को जनरली कैपिटल जी से लिखते हैं, यहां पर मैंने आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप संभाल लेना इस चीज को। ठीक है, आई एस वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा, आई एस बाय आर। कभी जरूरत पड़े तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अच्छा सुनो, अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या है, अगर इसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो क्या होगा। जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अगर मेरे हाथ को कोई ज्यादा रोटेट कर दे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। यानी इसके अंदर हम लोगों को लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाना है। अगर ज्यादा करंट फ्लो कर गया तो क्या हो जाता है बच्चा, ब्रेक। कभी देखे क्लास के अंदर धुआं धुआं हो जाता है, लैब के अंदर जो प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, किसी बच्चे ने ऐसा ज्यादा करंट फ्लो करवा दिया तो फिर वहां से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो धुआं नहीं निकालना है इसके अंदर से, यानी इसको ब्रेक होने से बचाना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक अगली टर्म पढ़ते हैं क्या, गैलोनोमीटर से हम लोग एमीटर बना सकते हैं, और गैलोनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर बना सकते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मैं इसी के अंदर जगह क्रिएट कर लूं,
इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं मेरे भाई। एक मिनट रुकिए, मैं इसको मिनिमाइज कर दूं। अगली टर्म क्या है? अगली टर्म है कि भैया हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे। क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर इनटू क्या? एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है। एमीटर की क्यों जरूरत पड़ी? एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट मेजर करता है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता था? गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ बताता है कि करंट है या नहीं। अगर ज्यादा करंट मेजर करना है, इसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो कर गया तो ये धुआं धुआं हो जाएगा, यानी ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से रोकने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? एक अलग से डिवाइस बनाया, जिसको क्या बोलते हैं? एमीटर। याद करो, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एमीटर बहुत अच्छे से पढ़ा था। एमीटर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता था। किसी भी सर्किट के अंदर मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोगों ने सेल या बैटरी लगा दी, यहाँ पर एमीटर उसके कैसे लगाया करते थे? सीरीज के अंदर। एमीटर कैसे लगता था? सीरीज के अंदर। तो मैंने लिखा कि एमीटर कैसे लगता है? सीरीज के अंदर। ठीक है। अब सीरीज का उल्टा क्या हुआ? सीरीज का उल्टा पैरेलल। यानी हमें ये याद रखना है कैसे लगता था सीरीज में। सीरीज का उल्टा क्या है? पैरेलल। आपको एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के क्या? पैरेलल में एक रजिस्टर लगा देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट। एस, क्या बोलते हैं उसको? शंट बोलते हैं। अब ये रजिस्टर जो लगा दिया, ये कैसा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात कि इसके अंदर करंट कितना आ रहा है, ये चीज आई। अब एक बात देखना जरा, अगर मैं इतने सेटअप की बात करूं, इतने सेटअप की, ये जो सेटअप है, ये सेटअप क्या है आपका? ये गैल्वेनोमीटर के जैसे ही आप लोगों ने पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वो रेजिस्टेंस क्या है? एस है। वो जो रेजिस्टेंस आपने लगाया, वो उसके लगाने के बाद ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये क्या बन गया आपका? एमीटर बन गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये क्या है? एमीटर के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, गैल्वेनोमीटर भी और एक रेजिस्टेंस भी। ठीक है। हमें इसमें से कितना करंट मेजर करना है? ये आई करंट मेजर करना है। आई क्या है? वो वाला करंट जो आपको इसमें से मेजर करना है, यानी जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है ना, कितना है वो मेजर करना है, वो वाली चीज। आप इसका लेवल देखते हो तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, सपोज यहाँ पर 5 था। आप एमीटर से कितना मापना चाह रहे हो? 5। तो ये 5 है, वो वाला करंट जो आपको मापना है। यहां तक कितना करंट आएगा? आप बोलोगे आई आएगा। अब उसके बाद इधर कितना करंट जाएगा? आई जी। क्यों बोला आई जी? आई जी वो वाला करंट है जो किसमें से पास कर रहा है? गैल्वेनोमीटर में से। अगर इसमें से सारा का सारा करंट पास कर गया तो क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा, धुआं धुआं होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कितना करंट फ्लो करवाया? आई जी। अब आया आई, इधर गया आई जी, तो इधर कितना करंट जाएगा? आई माइनस आई जी। ठीक है। इधर आई जी गया, इधर कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। अगर मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखूं तो एस भी उसके अक्रॉस कनेक्टेड है, जी भी उसके अक्रॉस कनेक्टेड है, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम है। और किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? आई इंटू आर। तो यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? करंट कितना है? आई माइनस आई जी। एस के अक्रॉस आई माइनस कितना? आई जी इंटू रेजिस्टेंस कितना है? एस इज इक्वल टू, यहां का पोटेंशियल कितना आएगा? यहां का करंट इंटू यहां का रेजिस्टेंस। करंट कितना जा रहा है गैल्वेनोमीटर में से? आई जी। और उसका रेजिस्टेंस कितना है? जी। ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहां से ध्यान रखने वाली बात ये है कि दोनों के अक्रॉस क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करा। एमीटर लगता था सीरीज में, सीरीज का उल्टा क्या होता है? पैरेलल। यानी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और करंट कितना पास करवाया? आई। गैल्वेनोमीटर में से कितना जाएगा? आई जी। ऊपर कितना गया? आई माइनस आई जी। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिया। और यहां से अगर आपको इस आई की चर्चा करनी है ना, तो ये आई वो वाला करंट है जितने लेवल का आपने एमीटर बनाना है, जितना आपको मेजर करना है। आईजी क्या है? वो वाला परमिटेड करंट जो किसमें से पास कर सकता है? गैल्वेनोमीटर में से। एस क्या है? कि आपने जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू कितनी है? वो एस है। आईजी वही करंट जो गैल्वेनोमीटर में से पास कर रहा है। जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी तो वायर है ना, उसका भी तो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। इस इक्वेशन से आप जो भी चीजें दे रखी हो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहां पर ये एस कैसा है? एस का रेजिस्टेंस कैसा आएगा? लो आएगा या हाई आएगा?
तो देखो हमें मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से पास करवाना है या इस रेजिस्टेंस में से पास करवाना है। आंसर है कि इसमें से पास ज्यादा करेगा तो ये खराब हो जाएगा, तो हमें मैक्सिमम करंट कहां से पास करवाना है, एस से पास करवाना है। तो ये कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस। कैसा होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो मैक्सिमम करंट इसमें से पास करेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगली जो चीज आती है वो क्या है बच्चा। अच्छा, इसका मैं डायग्राम अगर दिखाना चाहूं, चलो डायग्राम छोड़ो, हम लोग अगली टर्म देखते हैं इसकी। अगली टर्म क्या है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में। अब आप कहोगे वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर वो वाला डिवाइस है जो वोल्टेज माप के देता है। क्या माप के देता है, वोल्टेज। जैसे अगर मैं इसी डायग्राम को जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूज करा था, इसको एक बार वापस से यहां पर ले आऊं। अगर मैं ऐसा पूछना चाहूं कि भैया ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। क्या देखना है हम लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसके पैरेलल में क्या लगाया करते थे, एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, आपने लिखा कि पैरेलल में। पैरेलल का उल्टा क्या होता है, पैरेलल का उल्टा क्या होगा, सीरीज। यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर एक शंट लगा देंगे एस। क्या लगा देंगे, एक शंट, यानी एक रेजिस्टर लगा दिया। इस शंट को कैसे लगाएंगे, इसके वोल्ट मीटर कैसे लगता था, पैरेलल में। पैरेलल का उल्टा क्या हुआ, सीरीज। गैल्वेनोमीटर के किस में लगा दिया, सीरीज के अंदर। अब यहां से लेकर ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज क्या बन गई आपकी, वोल्ट मीटर बन गई। क्या बन गई ये वोल्ट मीटर के अंदर की चीजें इंक्लूड है। अब देखो आपने यहां पर करंट कितना फ्लो करवाया था, आई। इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा आई। अच्छा इधर कितना जाएगा, एक मिनट रुको, मैं इसको ना इसकी फॉर्म के अंदर देखता हूं। इधर कितना करंट गया, इधर करंट उतना ही जाएगा जितना गैल्वेनोमीटर में से पास कर सकता है। रीजन भी, क्योंकि यहां पर वोल्ट मीटर के अंदर क्या है, शंट भी है और गैल्वेनोमीटर भी है। तो इधर आप करंट उतना ही पास करवाएंगे जितना गैल्वेनोमीटर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इधर करंट कितना जाएगा, आईजी। ऊपर कितना गया, आईजी। तो ये वाला करंट कितना होना चाहिए, आईजी, यानी जो गैल्वेनोमीटर सहन कर सके। अब इन दोनों की बात करूं, यहां से यहां तक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, सर रेजिस्टेंस है एस और करंट कितना है आईजी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना आएगा, करंट कितना है, आईजी ही यहां से पास कर रहे हैं, इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी। और अगर मैं नेट पोटेंशियल देखूं तो वो वी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आईजी इंटू एस प्लस आईजी इंटू जी। ये क्या आ जाएगा आपका, नेट वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, अब एक बड़ी बात यह है कि इसके अंदर से, यानी वोल्ट मीटर में से आपको करंट कैसा पास करवाना है, कम करवाना है। क्यों करवाना है, क्योंकि ज्यादा करेगा तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर ब्रेक हो जाएगा। कम करंट पास करवाना है तो ये शंट कैसा होना चाहिए, ये यहां पर हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा ना तो मैक्सिमम करंट इस वोल्टमीटर में से पास करेगा और हमें वोल्टमीटर में से कम पास करवाना है। क्योंकि जो डिवाइस यहां पर जो हम लोगों ने जो सर्किट के अंदर जो लोड लगा रखा है, बल्ब है या कुछ भी है, उसको करंट प्रॉपर मिलना चाहिए। करंट प्रॉपर कब मिलेगा, जब ऊपर कम जाएगा, यानी ये वाली चीज। तो एस कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारी जो अगली टर्म आती है बच्चा, वो क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसी को हम लोग कंबाइन करके पढ़ते हैं जनरली। तो करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहले बार मैग्नेट की बात करें। बार मैग्नेट क्या है, हम लोगों ने एक ये जो मैग्नेट पढ़ते आ रहे थे अभी तक हम लोग, ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा है, साउथ पोल। इस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है, अब अगली बात यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला करते थे, कोई भी कर्व या स्ट्रेट लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाए तो वो डायरेक्शन देता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे, द कर्व और स्ट्रेट लाइन। कोई भी कर्व या फिर क्या, स्ट्रेट लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट बना दे तो वो किसकी डायरेक्शन दे, मैग्नेटिक फील्ड की। यानी अगर यहाँ पर +1 चार्ज रखो तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करे। उस कर्व को या स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक बार देख लेते हैं कि कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया। अब देखो इसको चलो हम लोग बना ही लेते हैं। इसके अंदर
डायरेक्शन उल्टी कर रखी है इसने, है ना। देखते हैं, मैं इसको इरेज कर लूं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया वो वाला रास्ता जिस पर यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल मूव करे। अब हाइपोथेटिकल वर्ड इसलिए करा कि मैं अकेले नॉर्थ पोल को कभी भी अलग नहीं कर सकता। बार मैग्नेट को जैसे बीच में से काटोगे तो अकेला नॉर्थ नहीं रहेगा, उसके साथ साउथ भी आ जाएगा। हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहा हूं कि मैं यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए अकेला नॉर्थ रख रहा हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो जैसे यहां पर नॉर्थ पोल रखूंगा तो ये नॉर्थ उसको क्या करेगा, रिपेल। साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो साउथ दूर है तो फोर्स कम लगेगी, ओवरऑल फोर्स किसकी ज्यादा हुई, नॉर्थ की। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन रहेगी फोर्स की वो आगे की तरफ हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वो ऐसी चली जाएगी। यहां पर नॉर्थ रखता हाइपोथेटिकल तो ये क्या करता, साउथ क्या करता, अट्रैक्ट, नॉर्थ क्या करता, रिपेल। नॉर्थ दूर है इसलिए उसका इफेक्ट कम है, यानी नॉर्थ पोल इधर मूव करता अगर मैं यहां पर रखता तो। और यहां पर रखूंगा तो ऐसे करके ऐसे मूव करेगा। कहां से कहां जा रहा है, नॉर्थ से कहां जा रही है, साउथ की तरफ। नॉर्थ से किधर जा रही है, साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहां, बाहर की तरफ। अंदर कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ। अंदर कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ। तो पहली बात ये हुई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, कहां जाती है, साउथ की तरफ। अगर हम लोग बात करते थे चार्ज की, तो चार्ज के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर एंड हो जाया करती थी। यहां पर एंड नहीं होगी, यहां पर साउथ से वापस नॉर्थ जाएंगे, यानी क्या बनाएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। क्या बना रही है ये, क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप बना दिया। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, अगर मैं यहां पर एक एरिया ले लूं, इतना एरिया, इस एरिया में से कितनी फ्लक्स पास करी, फ्लक्स जानते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। तो इस एरिया में से दो एंटर करी, दो लीव कर गई, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। जितनी एंटर करी उतनी लीव कर गई। इसको बोलते हैं गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म। गोज लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है, टोटल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कितना होता है, जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर दो टेंजेंट बनेंगे, इसका मतलब दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो की जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये सारी मोटी मोटी बात मैं इसके बारे में बता चुका। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जैसे ही उतना ही एरिया मैं यहाँ पर ले लूं तो यहाँ पर कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, एक, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कम। तो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होती है, पोल पर। इनको क्या बोलते हैं, पोल। जहां पर ये वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं, पोल। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी देख ली। और उसके बाद आगे एक चीज और, कि जब भी हम लोग मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं ना, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अलाइन रहता है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या है, देखो अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं, ये वाली मैग्नेट है हमारे पास, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। ये कौन सा है, साउथ पोल। इस वाले पोल को हम लोग -m बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। ये कैसा है, +m, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m क्या है यहां पर, स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ। इनकी कितनी ताकत है, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया हम लोगों ने, 2l ले लिया, कितना, 2l। तो एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज की तरह फीलिंग आ रही है। वहां पर क्या होता था, डायपोल बना करते थे, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल। मतलब ये दो पोल हैं, एक -m और एक कैसा है, +m, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है पोल स्ट्रेंथ, कोई भी एक, इनटू उनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2l। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये डायरेक्शन कहां से कहां रहेगी, देखो अगर हम लोग चार्ज की बात करते थे, एक -q और एक कैसा है, +q, अगर वो 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड थे तो वहां पर एक डायपोल मोमेंट बनता था, आइदर चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन, जो कि कितना है, 2a। डायरेक्शन कहां से कहां बनती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पर भी डायरेक्शन कहां से कहां बनेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी साउथ से कहां, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग एक काम और करें कि एक पोल स्ट्रेंथ है m1 और एक की पोल स्ट्रेंथ है m2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है ना, वो कितनी लगती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कांस्टेंट है, m1
m2 बाय आर स्क्वेयर। ऐसे कैसे लिख दिया, जैसे दो चार्ज थे, एक Q1 था एक Q2 था, उनके बीच का डिस्टेंस r था, तो फोर्स कितना लगता था, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। वहां पर k क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर उस कांस्टेंट की जगह क्या आ गया, कांस्टेंट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया। m1 चार्ज की जगह आ गया, m2 दूसरे वाले चार्ज की जगह आ गया, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सारा एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक सारा एक बार छोटा छोटा रिवाइज कर लें, उससे सारी चीजें यहां पर हमारी कवर हो जाएंगी। क्या कर ले रिवाइज, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं बच्चा, और बात कर ले इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ये माइनस क्यू था, ये कैसा था, प्लस क्यू था, ये कितना था 2a, है ना। और ये डायपोल था, ये वाली लाइन होती थी एक्सियल लाइन, जो इनको जोड़ने वाली लाइन थी। सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, आप लिखा करते थे 2kp/r3। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इन पोल की बात करूं तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। के की जगह कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर कितना लिख देंगे, म्यू नॉट बाय कितना 4 पाई। पी की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट एम बाय कितना आर क्यूब, याद रहेगा। और उसके बाद अगर मैं इस वाली लाइन की बात करता था, ये लाइन कौन सी थी, इक्वेटोरियल लाइन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना करती थी, कितना बनता था इलेक्ट्रिक फील्ड, के पी बाय आर क्यूब। सिमिलरली अगर मैं इसके सेंटर से आर डिस्टेंस ऊपर चला जाऊं सेंटर ऑफ डायपोल से, तो यहां पर इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा बी, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की जगह क्या लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, पी की जगह क्या लिख देंगे, एम डिवाइड बाय कितना आर क्यूब। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। अब उसके बाद टॉर्क ऑन डायपोल की बात कर ले। अच्छा एक चीज और देखते हैं हम लोग, एक मिनट में थोड़ी जगह खाली कर लूं, एक मिनट रुकना जरा, मैं जगह खाली कर लूं। एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसी को इरेज कर लेते हैं, लो इरेज कर लें और सारी चीजें एक बार अच्छे से देख लें। सबसे पहली बात, हमारे पास दो चार्ज, हम लोग सारी चीजें एक बार इकट्ठा कंबाइन कर लें। ये कैसा था, Q1 Q1 चार्ज, और यहां पर कैसा था, Q2 चार्ज। फटाफट एक बार देखते हैं, फोर्स कितना लगता था, फोर्स लगता था K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस कितना 2a। तो यहां पर क्या बन गया, डायपोल, डायपोल बन गया, तो डायपोल मोमेंट कितना होता था, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन। ठीक है, फिर एक्सियल लाइन, यानी ये चार्ज की वजह से यहां पर r डिस्टेंस पर E कितना आता था, E आता था 2kp/r3। इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आता था, kp/r3। ठीक है, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। ठीक, उसके बाद अगर मैं किसी भी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता था, तो उसके ऊपर क्या लगा करता था, टॉर्क, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो इसके ऊपर क्या लगेगी, टॉर्क। टॉर्क कितना लगता था, टॉर्क लगता था P क्रॉस E। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आती थी कितना, माइनस M माइनस पी क्रॉस ई, माइनस पी डॉट ई, कितना आता था, माइनस ऑफ पी डॉट ई। वही चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के अंदर। बार मैग्नेट, दो पोल है उनके बीच में, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा के की जगह कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। Q1 की जगह M1, Q2 की जगह M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अगर दो पोल आर डिस्टेंस पर रखे हैं। डायपोल मोमेंट कितना आएगा, डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम लिखते हैं, आइदर पोल इनटू सेपरेशन। यहां पर हम लोगों ने 2L लिया था, चाहो तो 2A ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन कहां से कहां थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन कहां से कहां रहेगी, साउथ से नॉर्थ। फिर एक्सियल लाइन पर बी ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन कितना आएगा, देखो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, 2kp/r3। तो यहां पर 2k की जगह कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई। बस सिंपल ये चेंज करना है। p की जगह यहां पर कौन आ गया, m डिवाइड बाय कितना r3। b ऑन इक्वेटोरियल लाइन कितना आएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था kp/r3। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, P की जगह M डिवाइड बाय कितना r3। अगर मैं किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, तो वहां पर क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क कितना आता था, P क्रॉस E। अब P की जगह क्या आ जाएगा यहां पर, M क्रॉस कितना B। और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था, माइनस पी डॉट ई। तो यहां पर कितना आ जाएगा, P की जगह कौन आ जाएगा, M।
डॉट कितना बी। बस ये सारी चीजें अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ रखा है तो ये बड़ा इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं देख रखा तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद हम लोग चलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाए तो वो कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाएगी। सबसे पहले यहां पर कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एच है ना, ये क्या है? वो वाला फील्ड है जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैंने ना एक ये सोलेनॉइड लिया और उसके अंदर एक नेल रख दी या कोई सॉफ्ट आयरन रख दिया, और जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो ये नेल क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इनबिल्ड हो जाएगा। जैसे ही आप इसको बंद कर दोगे तो भी नेल किसकी तरह काम करेगी? मैग्नेट की तरह काम करेगी। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहां से? वो इस करंट की वजह से आई, यानी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से आई, है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात, ये सब्सटेंस ये सब्सटेंस जो हम लोगों ने यहां पर सॉफ्ट आयरन रखा था, ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हो गया? कितना क्या हो गया? मैग्नेटाइज। और इसको मैग्नेटाइज किया किसने? ये सारी चीजें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये क्या होता है? एक्सटेंड टू विच मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज द सब्सटेंस। यानी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, कितने एक्सटेंड तक कर सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया, कितना उसके अंदर क्या आ गया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया। अब सारी चीजें वन बाय वन एक बार देख ले। देख, एच क्या है? एच वो वाला फील्ड है, एच क्या है? वो वाला फील्ड जिसने मैग्नेटाइज्ड किया, जिसने मैग्नेटाइज किया। अब जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये हम लोगों ने एच मान लिया, ये क्या कर रहा है? किसी सब्सटेंस को क्या कर रहा है? मैग्नेटाइज कर रहा है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया, उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देख, फिर से देख, एच क्या है? वो वाला फील्ड जिसने इस सब्सटेंस को क्या करा? मैग्नेटाइज किया। एच को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और आई क्या है? कि उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट बना पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग बी की बात करें, इस मटेरियल के अंदर बी कितना बनेगा, तो आप लिखोगे कि बी जो बना ना, वो दो चीजों की वजह से बना। किस किस की वजह से? एक तो आपने कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, ठीक है, प्लस उसने पर यूनिट वॉल्यूम उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनाया उसने। ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है, यानी किस पर डिपेंड कर गया? आई पर। ये जो एच है ना, ये बाहरी फैक्टर है, मतलब जिसने चीजों को मैग्नेटाइज किया। ये अंदर की बात है, यानी मटेरियल की बात है, मटेरियल की। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आ जाएगा यहां पर। एच प्लस कितना? आई। एच क्या है? वो वाला फील्ड जिसने मैग्नेटाइज किया है। आई क्या है? कितना मैग्नेटिक मोमेंट बना है उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अब अगर ये चीज लिख दिया, अब मैं एक बात बोल दूं, मैंने कहा इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट बना ना इस सब्सटेंस के अंदर, आई पर यूनिट वॉल्यूम, वो किस पर डिपेंड करता है? भाई आपने कितना फील्ड अप्लाई करा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच। तो आई इज इक्वल टू कितना? जीटा इंटू एच हो जाता है। आई कितना हो जाता है? जीटा इंटू एच। इसको मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं, जीटा। ये क्या है? कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितना जल्दी, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहां पर बी की बात करूं तो बी कितना आ जाएगा? अगर वैक्यूम हो, वैक्यूम मतलब यहां पर मैंने जैसे ये कोई सब्सटेंस रखा, ये नहीं है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? बी म्यू नॉट इंटू एच। क्यों? आई कहां गया? भाई कोई मटेरियल नहीं है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आएगा कहां से? नहीं आएगा। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये क्या आ गया? ये आएगा हमारा मैग्नेटिक
फील्ड कहां पर, फ्री स्पेस के अंदर। अगर मीडियम है तो कितना आएगा, बी इन मीडियम, वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस आई। आई किसके बराबर था, जीटा इंटू एच के बराबर। भाई सुन, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आएगा तभी तो अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बनेगा ना। यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एच पर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म किस पर डिपेंड कर रहा है, एच पर। ठीक है, तो अगर मैं एच कॉमन ले लूं यहां से तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच, 1 + जीटा आ जाएगा। ठीक है, ये बी ऑफ किसका आ गया, मीडियम का। म्यू नॉट इंटू 1 + जीटा, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, म्यू आर कितना आ जाएगा, 1 + जीटा। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम लोग कुछ मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। कौन सा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के अंदर क्या होता है बच्चा, इसके अंदर पेयर्ड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये कैसा होता है, पेयर्ड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी स्टार्टिंग के अंदर इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और एक कैसा है बच्चा, एक है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डायपोल बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे भी किसी भी वायर के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना, तो वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, आई इंटू ए। अगर लूप है ना तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, आई इंटू ए। आई क्या है, करंट, ए क्या है, एरिया। इस लूप में कितना करंट फ्लो करा इंटू एरिया, इसको मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसा भी बोलते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने लिखा था बार मैग्नेट के लिए एम इंटू 2L लिखा था, और यहां पर कितना आ जाएगा, आई इंटू ए। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके मटेरियल है, जो आपके मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर ऑलरेडी है, अनपेड जो है, वो ऐसे रैंडमली अलाइन है। ठीक है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे टॉर्क की वजह से उस डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएंगे। अच्छा, डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएंगे मतलब ये क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसको एक्सेप्ट कर लेगी, यानी ये क्या बन जाएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर क्या देख लें कि जो जो चीजें काम की है ना यार, वो देख लें। सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जीटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होगा, वो होगा नेगेटिव होगा, और कैसा होगा, स्मॉल होगा। नेगेटिव होगा और कैसा होगा, स्मॉल। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे। क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास करेगी, करने की कोशिश करेगी, तो उनको पास नहीं होने देगा, दूर से भगा देगा। ठीक है, अच्छा, जीटा कैसा है, नेगेटिव, तो म्यू आर कितना होता था, 1 + जीटा। जीटा कैसा है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू 1 से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 1 से कम, तो म्यू आर इसका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके कौन कौन से मटेरियल है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये कैसा है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जाती, उसके बाहर से जाती है। यानी ये कहां रहना पसंद करता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करता है। ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से किधर मूव करेगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फिर हम लोग बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जीटा स्मॉल होता है बट पॉजिटिव होता है। कैसा आएगा, जीटा स्मॉल आएगा और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जीटा पॉजिटिव आ गया, स्मॉल आ गया, तो म्यू आर कितना आ जाएगा, 1 + जीटा, थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। ये ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी ना, वो उसके अंदर से जाना स्टार्ट कर देंगी, और जो बाहर से जा रही है उनको जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी, यानी ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। फेरो के कंपैरेटिव कम होगा, फेरो के कंपैरेटिव कम होगा। इसके कौन कौन से एलिमेंट है आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है ना। और ये सारे क्या है आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका जो जीटा है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जीटा डिक्रीज करेगा। फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, वो वाले सब्सटेंस जिसके लिए जीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, पॉजिटिव होती है, ज्यादा होती है, पॉजिटिव होती है, तो म्यू आर कितना आ जाएगा, 1 + पॉजिटिव, चीजें बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी तो इसका जीटा क्या आ जाएगा बच्चा, पॉजिटिव। म्यू आर भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, बट एक क्यूरी टेम्परेचर आता है जिसके बाद ये वाले मटेरियल
उस टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो ये वाले मटेरियल किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, पैरामैग्नेटिक की तरह। और दूसरी बात, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ना, जो बाहर से जा रही है उनको भी अपने अंदर से पास करवाएगा। यानी इसको क्या पसंद है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, इसके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे। ठीक है, आपको इतनी जानकारी होना जरूरी है। आयरन कैसा है आपका, फेरोमैग्नेटिक। निकल कैसा है, फेरोमैग्नेटिक। कोबाल्ट कैसा है, फेरोमैग्नेटिक। ये दो तीन डायग्राम याद रखिए। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया और दे दूं। क्या, अगर ये कोई सब्सटेंस है हमारा और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और इस सब्सटेंस के अंदर से ना जाकर बाहर से जा रही है, कहां से जा रही है, बाहर से, मतलब ये क्या कर रहा है उनको, ये क्या कर रहा है उनको, रिपेल। ये सब्सटेंस क्या कर रहा है उनको, रिपेल कर रहा है। ये कैसा है, डायामैग्नेटिक। कैसा है ये, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, ऐसे, तो ये क्या करेगा, इनको तो जाने देगा, और जो बाहर से जा रही है उनको नहीं कहेगा कि हमारे अंदर से जाओ, कोई मतलब नहीं है, वो जैसे जा रही थी जाने देगा। इसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और एक आते, सॉरी ये क्या था, पैरामैग्नेटिक। और एक और आता है जिसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी, ये चारों के चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ये अंदर से पास करवा दे, अंदर से क्या करवा दे, पास करवा दे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा फीबली अट्रैक्ट होगा, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल की जीटा नेगेटिव होती है, ठीक है, वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक की जीटा स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, ठीक है। ये ये किधर जाएगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फीबली अट्रैक्ट होगा, फीबली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये लोअर यानी कम मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नंबर्स ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई ये वाला चैप्टर अपना यहाँ पर क्लियर होता है, जिसके अंदर दो पार्ट कवर हो गए। देखो जल्दबाजी के अंदर जितना हो सकता था उतना कोशिश करी, है ना। और आप इसका रिवीजन करिए, कोई दिक्कत रहे तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं अलग से कोई टॉपिक जरूरत पड़ेगी तो अलग से करवा दूंगा। थैंक यू।